CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। मैं हूं कुमार मधुकर और पहली बार मुझे गर्व होगा किसी से इंटरव्यू करते हुए या किसी से बातचीत करते हुए। इसके पहले भी हमने कई जगह बात की, इंटरव्यू करी, गर्व महसूस हुआ, लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा गर्व महसूस है क्योंकि आपके सामने जो एक बच्ची दिख रही है वो सिविल जज की परीक्षा पास करके अब आने वाले समय में मजिस्ट्रेट बनेगी, जज बनेगी। इसी को लेकर के हम महक गोयल से बात करेंगे जो चंडीगढ़ की बेटी है, चंडीगढ़ियन है, इसलिए चंडीगढ़ को भी काफ़ी हमें लगता है कि इसका काफ़ी गर्व महसूस करेंगे आप भी। महक गोयल, बताएं कि कैसे कैसे आपने जज की परीक्षा पास की, कैसे तैयारी, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? तो मेरे जो फादर हैं, नाम भी बताएंगे साथ के साथ, योगेश, और वो करते क्या हैं ये भी बताएं। योगेश कुमार गोयल। तो वो पिछले 23 साल से वकालत कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में। तो बट वकालत करने के साथ साथ वो हायर जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया हरियाणा में, पंजाब में, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि अपने फादर का जो ड्रीम है वो मुझे पूरा करना है, और वो बाद में जाके मेरा ड्रीम भी बन गया था। बट भगवान की कृपा रही कि बाद में उनका बिहार में सिलेक्शन हुआ और मेरे फादर अब गोपालगंज में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। तो वहाँ से ही मेरी 10th क्लास में जर्नी शुरू हो गई थी कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जज ही बनना है और मुझे लॉ ही करनी है। तो फिर 12th क्लास के बाद मैंने PU में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया ULS का, और वहाँ पे मेरा 11th रैंक आया और मेरी एडमिशन हो गई। तो फिर वहाँ पे मैंने 5 years BCom LLB का कोर्स किया एंड 4th ईयर में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी कोरोना के टाइम पे। तो उस टाइम सारे कोचिंग ऑनलाइन थे, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी। अनिल खन्ना सर हैं, उनके पास कोचिंग ज्वाइन करी। तो 2-2.5 साल मेहनत करी, नोट्स बनाए, रिविजन्स की, कंसिस्टेंसी रखी, और जैसे ही मेरी लॉ 2023 में कंप्लीट हुई तो वैसे ही जनवरी 2024 में हरियाणा की पोस्ट निकली। तो एंड फॉर्चुनेटली 101 पोस्ट निकली जनरल की। तो काफ़ी एक्साइटमेंट रही कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और उसमें फिर बस मैंने जी जान लगा दिया। पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया। तो प्रीलिम्स में मेरा रैंक 1 आया इन 45,000 स्टूडेंट्स। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि हाँ, मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है, क्योंकि मैं 45,000 स्टूडेंट्स में से फर्स्ट आई। तो उसके बाद 3 months का टाइम था प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस के लिए। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने मनीष सर के पास ज्वाइन करी, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है 37 सेक्टर में। तो सर ने बहुत अच्छा गाइड किया, पेपर लिखे, बहुत सारे मॉक्स करे, अनलिमिटेड मॉक्स करे, 3 घंटे के टाइम लगा के वही सिचुएशंस क्रिएट करी जैसे पेपर एग्ज़ाम्स में होती हैं। तो जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, एंड भगवान की कृपा से फिर मेरा मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू का कॉल आ गया। फिर इंटरव्यू के लिए भी आजकल जैसे बहुत सारे टीचर्स मॉक्स कंडक्ट करते हैं, पूरा पैनल बनाते हैं, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उसमें भी प्रैक्टिस करी कि मैं कैसे जजेस के सामने, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस के सामने जाके वहाँ पे प्रेजेंट करूँगी खुद को, कैसे उनके जवाब दूँगी। तो वो प्रैक्टिस करी और उसका फल ये मिला कि आज हरियाणा में मेरा 51 रैंक आया है, और मेरी फैमिली सारी बहुत खुश है और सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मुझ पे। आपके पिताजी जज हैं, निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत तो वो हैं ही। जब आपने तैयारी शुरू करी तो किस किस तरह की दिक्कतें आई उसमें, क्योंकि घर में भी आपको शायद पढ़ाई में कई बार कि ये कर लो, वो कर लो, इसमें भी डिस्टर्बेंस कई बार हो जाती है पढ़ने वाले बच्चों को। किस तरह की दिक्कतें आई आपको? दिक्कत सबसे पहली तो ये थी क्योंकि कोरोना का टाइम था, तो पढ़ाई सब घर से हो रही थी, तो घर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो उसका यही है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि आपको उसी टाइम टेबल में उतना ही पढ़ना है और उस टाइम आपको कुछ और नहीं करना है, क्योंकि घर में बैठे हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स आते थे, हम वो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते थे, उनके नोट्स बनाते थे, उन नोट्स को फिर रिवाइज़ करते थे। तो पूरी तरह सोशल मीडिया कट ऑफ, फैमिली को भी थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है, एंड अपने रूम में सारा दिन बैठ के पढ़ाई करी। तो ये बेसिकली तो यही दिक्कत थी कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं उस टाइम पे, एंड वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कि आप 2-2.5 साल लगातार पढ़ रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, आपने बीच में कभी 2 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ली या 1 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ली। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन को बनाए रखने में, कि आपकी 1 हफ़्ते बाद मोटिवेशन ख़त्म हो गई या 2 हफ़्ते बाद मोटिवेशन ख़त्म होगी, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो वो अपने आप को मोटिवेट रखना, अंदर से आपको अपना गोल दिखता रहता है कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, और उसी को दिमाग में बिठा के आप अपनी तैयारी करते रहते हैं। आपको ये रिजल्ट कब पता चला, और रिजल्ट आने के बाद लगा होगा कि अब हमारा सपना पूरा होने वाला है, ये कब हुआ? तो ये कल ही की बात है, कल शाम अराउंड 7 बजे मेरा रिज़ल्ट आया। तो मैं घर से बाहर थी, तो मेरे फादर साहब ने मुझे बताया कि मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो मैं फटाफट बस घर आई और अपनी फैमिली के साथ बैठ के। तब कहाँ थी जब आपको ये पता चला? मेरा एक्चुअली राजस्थान का भी क्लियर हो गया था, मेंस का जी। तो उसका मेरा इंटरव्यू था 24 को, अभी है 24 को अक्टूबर में। एंड तो मैं उसके लिए वो साड़ी हमें डालनी होती है, तो हम वो लेने गए थे। तो रास्ते में ही मुझे पता चला कि मुझे मेरा हरियाणा का रिज़ल्ट आ गया। तो मैं फटाफट भाग के आई और अपनी फैमिली के साथ हरियाणा का रिज़ल्ट खोल के देखा, और बस उस टाइम जब जैसे ही देखा कि मेरा क्लियर हो गया, तो सारी फैमिली खुशी में चिल्लाने ही लग गए, एंड सब बहुत रो रहे थे, खुश थे, बहुत सारे इमोशंस थे। तो आप रो रही थी कि नहीं? बिल्कुल, मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि 2-2.5 साल की मेहनत आज मेरी सफल हो गई है। इतना मैंने हार्डवर्क उसमें दिया, इतना बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, आप कहीं जाते नहीं हैं, आप दोस्तों से कम बात करते हैं, तो वो चीज़ सफल होगी, वो सैक्रिफाइसेस सफल हो जाते हैं आपके। इसको रोना नहीं कहते हैं, वैसे कहते हैं कि खुशी के आंसू। खुशी के आंसू, बिल्कुल खुशी के आंसू आ गए, सारी फैमिली को खुशी के आंसू आ गए। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि दोस्तों से कट जाना, हाँ जी। दोस्तों से कटने के बाद लोग तो कहते होंगे बड़ी घमंडी है। नहीं, दोस्तों से कट जाना मतलब कि जो आपके अच्छे दोस्त हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके फ्री टाइम में, आपकी ब्रेक्स में आपको कॉल करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरी दोस्त जो है वो तैयारी कर रही है और उसको सपोर्ट करना है, तो उसका टाइम नहीं वेस्ट करना है मुझे। तो वो उसी टाइम मुझे फ़ोन करते थे, उनको पता होता था कि ये इस टाइम फ्री होगी, इस टाइम ये नहीं पढ़ती है। तो ऐसे दोस्त तो भगवान ने ऐसे दोस्त दिए मुझे, 2-3 दोस्त, तो उन्होंने घमंडी तो नहीं समझा, उन्होंने सपोर्ट किया मेरा। बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि घर में रह कर के पढ़ना होता था, माँ का ज़्यादा शासन बेटी पर चलता है, तो बेटी पर माँ शासन चलाते होंगे कि हरदम जो है ये पढ़ने का ये ड्रामा करती रहती, काम वाम कोई करती नहीं, तो ये भी सुनना पड़ता होगा कई बार? नहीं, ऐसा मैंने सुना नहीं, बिकॉज़ मम्मा को भी पता था कि ये पढ़ने वाली बच्ची है, इसने काम तो कुछ करवाना ही नहीं है मेरे साथ। मम्मी को बचाते हुए बात कर रहे हैं। नहीं, सच बता रही हूँ मैं। तो मम्मा ने कभी कहा नहीं कि ये काम नहीं करती, तो उल्टा मुझे टेबल पे आके खाना देते थे, टेबल पे आके सब चीज़ें मुझे वहीं मिल जाती थी, और आज तक नहीं मैंने सुना कि काम नहीं करती है ये, क्योंकि उनको पता था एक ड्रीम है, ड्रीम पूरा करना है, तो उसके लिए कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ते हैं। जैसे कि आपने अपने पिताजी को देखा होगा वकालत करते हुए भी, अभी जिस पद पे हैं वो काम करते हुए, प्रायोरिटी क्या रहेगी जब आप ज्वाइन कर लेंगे, और जब कोई ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब दुविधा की स्थिति है, ऐसी परिस्थिति में आप प्रमुखता किस तौर पर किस चीज़ को देंगे? अब जैसे मैंने 2-2.5 साल किसी चीज़ को चाहा है, अब वो मुझे मिल गई है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि मैं अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से अपनी जॉब करूं, और दूसरी प्रायोरिटी यही है कि
कुछ सिस्टम में कुछ भी जो कमियां हैं अपने लेवल पे मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि काफ़ी पेंडेंसी है कोर्ट में, तो मैं अपने लेवल पे उस चीज़ के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं प्रायोरिटी वही रहेगी कि मैं वो करूँ और जितनी पेंडेंसी कम हो सकती है उतनी पेंडेंसी कम करने की कोशिश करूँ। जिस तरह से पढ़ाई के टाइम आप सबसे कटे रहे, ये नौकरी भी ऐसी है कि आपको रिजर्व रहना पड़ेगा, बहुत लोगों से कट कर रहना पड़ेगा, नहीं तो हर दिन कोई ना कोई पैरवी लेकर के आ जाएंगे, कुछ समस्या लेकर के आ जाएंगे। इसको कैसे कर पाएंगे? कट के रहना पड़ेगा सबसे। ये तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ये नौकरी ही ऐसी है कि आपको थोड़ा सा सोशली सेक्लूड कर देती है ये नौकरी। तो बात भी ठीक है, क्योंकि जनता का विश्वास भी तभी रहता है जब एक जज जो है वो दिखता भी अनबायस्ड है। तो वो अनबायसनेस बनाने के लिए थोड़ा सा सोसाइटी से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ता, थोड़ा सोसाइटी से कट के रहना पड़ता। बट मेरे लिए फॉर्चुनेटली ये अच्छी बात है कि मेरी थोड़ी नेचर भी ऐसी है कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ, कम बात करती हूँ लोगों से, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में तो मुझे दिक्कत नहीं आने वाली है। जो नए बच्चे आएंगे अब, उसके लिए कोई मैसेज जो कि आपकी देखा देखी में वो भी सफल हो जाए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो बच्चे अभी लॉ कर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर दें 3rd ईयर में, 4th ईयर में, ताकि उनको एक लंबा टाइम स्पैन मिल सके कि वो अपनी तैयारी पूरी करें, सब सब्जेक्ट्स कवर कर सकें, ना कि सिर्फ वो सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा कि इस लॉन्ग तैयारी में मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रिपीटेड रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज़ आप एक दिन एक चीज़ पढ़ते हैं, दूसरे दिन वो भूल जाती है, तो उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, उसके लिए आपको लॉन्ग नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स की आप क्विक रिविज़न कर सकें उस चीज़ का, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यही है कि आप एम एक रखें और उसी को ही टारगेट करें, उस एम से भटके ना। तो श्योरली मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं क्लियर कर सकती हूँ तो कोई भी बच्चा क्लियर कर सकता है। बिल्कुल। वैसे लड़कियों और महिलाओं से उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन आप ऐसे उम्र में हैं कि आप आसानी से बता सकते हैं, ताकि लोगों में एक मनोबल आए कि हम इस उम्र में भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे अभी उम्र ही क्या है। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था, तो मैं अभी 24 साल की हूँ, बट अभी परसों ही मैं 25 साल की होने वाली हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप इससे भी अगर छोटे हैं तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी लॉ पूरी हो गई है। तो एज तो कोई बैरियर है ही नहीं है। एज बैरियर नहीं है, एक बैरियर है। जैसे आप पढ़ते होंगे या औरों को भी हम पढ़ते जब देखते हैं तो उनके माता पिता वो टोका टोकी करते हैं, क्या मोबाइल लेके बैठे हो, उसमें क्या पढ़ रहे हो, कभी डेस्कटॉप पे देख रहे हो, कभी मोबाइल पे, कभी टैब पे लगे हो। पढ़ाई का मतलब, क्योंकि पहले लोग पढ़ते थे किताबों से, अब पढ़ते हैं मोबाइल से, तो माता पिता को ये नहीं पता चल पाता है कि ये पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मोबाइल से हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, भटक सकते हैं, क्या हो सकता है, मोबाइल की पढ़ाई कहाँ तक सही है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो मुझे लगता है मोबाइल की पढ़ाई, जैसे अगर आप टैबलेट लेके बैठे हैं या लैपटॉप लेके बैठे हैं, तो हमें क्या होता है कि हम जजमेंट्स देखनी होती है, रोज़ कोई नई जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की आती रहती है, तो वो चीज़ हम ऑनलाइन देखते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। बिकॉज़ आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन है, आपको 2 मिनट में जजमेंट्स मिल रही हैं। पहले इतनी बुक्स, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स में से आपको ढूंढना पड़ता था। तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है कि ऑनलाइन पढ़ाई। बट इसके ये नुकसान भी हैं कि आपको कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो चीज़, जैसे मैं पर्सनली, मेरे लिए ये काम करा था कि मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल ही हटा दिया था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सिर्फ व्हाट्सएप पे थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स होते हैं, आपको मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं, या टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड होते हैं। तो उस चीज़ से मेरी डिस्ट्रैक्शन हट जाती थी और मैं प्रोडक्टिवली अपने टैबलेट या लैपटॉप का यूज़ कर पाती थी। तो ये आपकी विल पावर पे बहुत डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं भी पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर जो बच्चे हैं वो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और उस चीज़ का अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं, जजमेंट्स पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल ही है और उसमें कोई टोकने वाली बात नहीं है।
टोका टोकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार टोका टोकी हो रही वो समझाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारी बात हो रही थी महक गोयल से, जो अब जज बनने जा रही हैं और बहुत मेहनत करी है। चंडीगढ़ के लिए गर्व है और हमारे लिए भी गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।